प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब और नाकाम बनाने के लिए दोनों फरीक भरपूर मुतहर्रिक हैं। हुकूमत ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए कभी इमरान खान फार्मूले की वजह से पूरा एतमाद दिखाई देने का तासुर देती है, तो कभी शाह महमूद कुरैशी ऑपोजिशन इत्तेहाद जल्द बिखरने की पेशगोई करते हुए हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा देते हैं। दूसरी तरफ ऑपोजिशन क़यादत ने भी पुरसकून वीकेंड के बाद राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। हुकूमत की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पर 28 मार्च को वोटिंग का ऐलान कर दिया गया है, जिसके पेश नज़र सियासी हलचल में मजीद तेजी का इम्कान है। सवाल यह है कि मौजूदा सियासी हालात में किसकी हिकमत अमली बेहतर नजर आ रही है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आपसे करवाई देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, नासिर बिग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। माजी में जितनी भी अदम एतमाद आई उन्हें कामयाबी नहीं मिली, शायद यही वजह है कि हुकूमत खासी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। क्या ख्याल है, ऑपोजिशन इस मर्तबा तारीख बदलने जा रही है? नहीं, इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो इस पर एक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग है और कुछ दिनों पहले शायद अपोजिशन के हक में ना हो, लेकिन आज मुझे नजर आ रही है कि वो अपोजिशन के कोर्ट में सब कुछ है। वो अपोजिशन ही गेंदें फेंक रही है और वो डिफेंड कर रहे हैं उनके गोलकीपर जो हैं पीटीआई के और दूसरे। और इस सूरत हाल में अपर हैंड अपोजिशन का है अभी तक। आज जो मुलाकातें हुई हैं उनके हिसाब से भी, और उसके बाद जो बौखलाहट की सूरत हाल है पीटीआई की सफ़ों में, वो अगर आप देखें तो उससे अंदाज़ा होगा कि वो कितना दिफाई मोर्चा संभाले बैठे हुए हैं। मतलब एमकेएम उसके मुलाकात नहीं करते थे, मुलाकात कर रहे हैं। फहमीदा मिर्जा उससे मुलाकात नहीं करते थे, उनके घर चले गए। बाप वालों को लिफ्टिंग कराते थे, उनके पास जा रहे हैं। आज की बात कर रहा हूँ आज। और इसी तरह और लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, सबके पास जाके कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जा रहे। अच्छा, जो एमकेएम से मुलाकात हुई थी कराची में उनकी, उसके बड़े इंटरेस्टिंग डिटेलें जो अभी तक कहीं पर नहीं आई हैं कि वही बोलते रहे, प्राइम मिनिस्टर ही बोलते रहे और यही कहते रहे कि बात नहीं, तुम लोग हौसला रखो, और कह के उठ के चल दिए। तो वो परेशान बेचारे एमकेएम वाले पूछते हैं उनसे, एमकेएम से वो परेशान के हुआ क्या उनके साथ। तो खैर ये सूरत अलग है, लेकिन मुझे इससे एक बचकाना जो हरकत की गवर्नमेंट ने, उस पर ज़्यादा तशवीश है। वो ये कि उन्होंने 63A को ट्विस्ट किया और उसमें स्पिन डाली और उसमें कहा कि स्पीकर जिसको चाहे वोट देने से रोक सकता है। अच्छा, ये पहले ही रोज़ मैंने लिखा था इसके ऊपर कि ये इंतहाई नामाकुल बात है। 63A में ऐसी कोई बात नहीं है। जुर्म सरजद होने के बाद सजा होती है। यहाँ भी अगर किसी ने वोट डाला, फ्लोर क्रॉस किया, तो एक प्रोसेस शुरू होगा। चेयरमैन या जो भी है वो लिखेगा स्पीकर को, स्पीकर फॉरवर्ड चाहेगा, अपना माइंड अप्लाई करेगा, दिमाग अगर है उसके पास तो वो अप्लाई करेगा और फिर भेजेगा इलेक्शन कमीशन को। डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ से होती है। तो यहाँ तो अजीब सूरत हाल है। मुझे आज जब बताया गया स्पीकर साहब को लीगल ब्रांच ने कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, वोट तो पड़ेगा, वोट काउंट भी होगा। तो एक वहाँ उनको हसीमत हुई। फिर दूसरी बात यही कि उनके जो अपने हरीफ हैं और हलीफ हैं वो उखड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो मतलब ये नहीं कह रहे कि हम आपके साथ हैं, वो कह रहे हम फैसला करेंगे, हम देखेंगे, हम परसों देखें, हम कल देखेंगे, और इसी तरह बातों को टाल रहे हैं। देखना ये है कि अब जो घर घर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका असर क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। मुझे नतीजा अच्छा तो नजर नहीं आ रहा। आपके ख्याल में नतीजा अच्छा नहीं होगा, आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, जिस तरह से पीटीआई अपने अराकीन को धमका रही है, आपके ख्याल में प्रेशराइज करने की ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये कोई एक आदमी या दो आदमी का किस्सा नहीं है कि आप उसको धमकाएं तो वो धमका लिया जाएगा और वो वापस आ जाए। यहाँ ये बिहेव कर रहे हैं ग्रुप्स की शक्ल में। और पहले एमक्यूएम ये पीएमएलक्यू अकेली नजर आती थी, एमक्यूएम अकेली नजर आ रही थी, अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं। और जब इतने सारे मिल के, जिनके गालिबन 17 के करीब गालिबन इनके मेंबर्स हैं, अगर वो सारे मिल के ऑपरेट कर रहे हैं तो उनकी धमकियों का क्या उन पर असर हो? वो तो उनकी एक वैल्यू मौजूद है, वो इनके साथ मिलें या कल को किसी और इलेक्शन हो तो फिर किसी और पार्टी को अपनी बिड्स दें जाके,
वो इसी तरह बिहेव करें। और मेरा नहीं ख्याल कि धमकियों से कोई नतीजा निकलेगा। बासूरत इस वक्त जो सूरत हाल है वो टूट फूट नजर आ रही है, हुकूमत के स्ट्रक्चर की, उनके पार्टी की अपनी टूट फूट ज्यादा नजर आ रही है, उनकी अपनी अलायंस की टूट फूट ज्यादा नजर आ रही है। तो उसकी वजह से लगता यही है कि हुकूमत बहुत मुश्किल में इस वक्त है। ये अलग बात है कि इमरान खान अगर कहते हैं कि जी हम नहीं जा रहे, आप फिक्र न करें, ये वो, मेरा ख्याल है कि नंबर गेम अगर चली तो वो तो वाजे लगता है कि हुकूमत के मुखालिफ होगी, हुकूमत नंबर इतने पूरे नहीं कर सकेगी। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है सियासत का रुख अभी बड़ा वाजे हो गया। जो हम पहले थोड़ा बहुत इसमें शक व शुबा भी रखते थे, वो अब चीजें काफी वाजे नजर आ रही हैं और लगता यही है कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो मोशन थ्रू हो जाएगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, जिस तरह से वजीर आजम साहब ये कह रहे थे कि अदम एतमाद के पीछे बैरूनी हाथ है, इसी तरह ऑपोजिशन का भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि वजीर आजम साहब को यानी खान साहब को बचाने के पीछे भी कोई बैरूनी हाथ है। आपके ख्याल में इस किस्म की बातों में कोई सदाकत हो सकती है? ऐसी बातों में कितनी सदाकत होती है ये फ़ौरन तो कभी नहीं पता चलता, ये तो 10 साल बाद भी पता चल जाए तो बड़ी बात होती है। और बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन, ज़ियाउल हक का तैयारा जिस तरह फटा, किस तरीके से किन पावर्स ने भुट्टो को फांसी तक पहुंचाया, ये सब कुछ इनकन्क्लूसिव है आज तक, डिस्पाइट द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और वो कर सकते थे वट एवर दे वॉन्टेड टू डू रिगार्डिंग द असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, लेकिन आपने देखा कि मामला दबा रहा। तो अगर तो कोई कॉन्स्पिरेसी है तो उसका तो पता नहीं चलता, बिकॉज उसमें स्पाई नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं और वो इतने कच्चे नहीं होते कि वो आपको पता लगने दें। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक टिपिकल पॉपुलिस्ट रेटरिक है, ये हर कोई खेलता है ये गेम। अपोजिशन में भी रहते हुए पार्टीज़ करती हैं ये सब कुछ बातें, और गवर्नमेंट में रहते हुए भी करती हैं। हाँ, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पॉपुलिस्ट एक पोस्चरिंग है इमरान खान की, वो मुझे कुछ मुख्तलिफ नहीं लगी। इफ़ यू रिमेंबर तो भुट्टो साहब ने भी यही कुछ किया हुआ है, UN में जाके पेपर्स फाड़ दिए और वेस्ट को ललकार दिया, OIC इकट्ठी कर ली एंड ऑल दैट। हमने देखा है मोदी ने भी जब दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने थे उसने किस किस्म के स्लोगन्स बुलंद किए और किस तरीके से उसने बीजेपी के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसको हिंदुत्व में से निकाल के वोट बैंक तक लेके आया। वो तो पॉपुलिस्ट लीडर ये सब करते हैं। ट्रंप को देखें, ट्रंप ने क्या किया था। मैं इस वक्त वरीड हूँ जो हमने कैपिटल हिल मोमेंट देखा, विटनेस किया पार्लियामेंट लॉजेस में, जो क्लैश हुआ बिटवीन अपोजिशन नहीं कहूँगी मैं, मलेशिया कहूँगी, फजलुर रहमान का जो था उसमें और हमारी फोर्सेस में। तो क्या वो कोई बहुत ज़बरदस्त पैगाम गया होगा इंटरनेशनली, उस पर यूरोपियन यूनियन ने खड़ी होकर तालियां बजाई होंगी? बात यह है कि हर कोई ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, और जब आप ओपनली सिटिंग गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे और वहाँ पर आप जब फोर्स एज अ स्टेट अप्लाई होती देखते हैं, वो ऐसे ही होती है। आप याद कर लें नवाज शरीफ के दौर में वाक़यात हुए तो इसी तरह पुलिस डंडे मारती है, जरदारी दौर में जो कुछ हुआ यही कुछ। जब जो गवर्नमेंट में होगा वो वैसे ही एक्ट करेगा क्योंकि स्टेट ऑपरेटर्स उसके हाथ में होता है। सो मैं विटनेस कर रही हूँ अ क्लैश, और बड़ा डेडली केओस किस्म का क्लैश। जिस दिन वोटिंग होनी होगी उससे पहले जो 10 लाख का मजमा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर वहाँ अंसारुल इस्लाम वाले दोबारा अगर पहुँच गए तो दिस इज़ नॉट ईजी फॉर मी। मेरे लिए इट इज़ मोर देन अ नंबर गेम। गवर्नमेंट आती है जाती है, क्या होता है, लेकिन देखना ये है कि हम लोग इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, तसादुम की तरफ जा रहे हैं, और हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो अगर बाकी सारे कंपैरिजन्स को छोड़ दिया जाए, नून लीग क्या करेगी आके, पीपल्स पार्टी क्या करेगी आके, इस वक्त द बिगर क्वेश्चन इज के वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, आपने पिछले हफ्ते कहा था कि ये आखिरी ओवर है, 12 रन दरकार हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ओवर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। गेंद किसके हाथ में है, बल्ला किसके हाथ में, कुछ समझ नहीं आ रही है। वजह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से नो बॉल्स और वाइड्स कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से मामला लंबा खिंचता चला जा रहा है। अभी आप देखें कि पहले फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हम OIC से पहले कोशिश करेंगे कि इस मामले को निपटा दें, लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली उनकी जमात में जो है वो डाउट्स हैं कि जो हमारे इत्तेहादी हैं, क्योंकि आप जो मर्जी कह लें, जो इत्तेहादी हैं डिसाइसिव उन्होंने ही होना है, उनका वोट ही जो है वो मूव को डिसाइड करेगा, मोशन को डिसाइड करेगा। और आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते से इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा
एक्टिविटीज़ हैं। चौधरी बरादरान यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, MQM यहाँ पे मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब यहाँ पे मौजूद है और बड़ा एक्टिवली मिल रहे हैं। आज भी आपने देखा कि MQM की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट जरदारी और बिलावल के साथ। इजाज शाह साहब जो वजीर हैं हुकूमत के, वो चौधरी साहब को मिल के आए। इसका मतलब है कि गड़बड़ लग रही है। अगर इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया कि उन्होंने हुकूमत का साथ छोड़ना है तो फिर हुकूमत को कोई नहीं बचा सकेगी। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और वो जो आवाम को लाना चाह रहे हैं, मैं तो ये कहूँ कि आवाम को छोड़े, इस वक्त आपने 172 उन्होंने जो लोग पूरे करने, अपने जो MNAs हैं उनको इंटैक्ट रखे। पहले भी प्रोग्रामों में मैंने बहुत दफ़ा कहा कि ये जो MNAs होते हैं इन्होंने अपने हलके में वापस जाना होता है, वो हलके की सियासत करते हैं। अगर आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे नहीं मिलेंगे तो उनके ग्रीवेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि इत्तेहादियों को तो छोड़े, जो PTI के अपने अरकान कौमी असम्बली है उनकी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं और तभी वो PTI से उन्होंने दूरी इख्तियार की है। तो ये भी वक्त ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलना चाहिए, अपने MNAs के साथ मिले, अपने इत्तेहादियों के साथ मिले। जिस तरह NBC ने कहा कि MQM के मरकज़ गए लेकिन वहाँ जाके कोई जिक्र ही नहीं किया। और कल जो है वो अपना इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध है उन्होंने जाके कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक में हमारा साथ दें। तो मेरे ख्याल से इस वक्त इमरान खान साहब को फ्रंट फुट पे आके खुद खेलना पड़ेगा। जैसे अक्सर हमने क्रिकेट के मैचेस में भी देखते थे कि मैच फंस जाता था, फिर इमरान खान साहब बैटिंग करने के लिए आते थे और उन्होंने बैटिंग में भी बड़े कारनामे दिखाए थे, छक्के मारते थे, सेंचुरी भी उन्होंने की है। तो उनको चाहिए कि ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है PTI की गवर्नमेंट में और उनके ऊपर, और उनको खुद निकल के तमाम ये मामला देखने चाहिए। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, नून लीग का वफ्द पहुंचा है जहांगीर तरीन साहब की रिहाइश गाह पर और जहांगीर तरीन साहब से वीडियो लिंक के जरिए जो है वो मेल मुलाकात भी हो रही है हमजा शहबाज की। आपके ख्याल में क्या बात बन जाएगी इनकी? ये बात बन चुकी है, वैसे ही तो नहीं गए हमजा शहबाज वहाँ पे। तमाम इत्तेहादियों की भी अपोजिशन के साथ बात बन चुकी है। मैंने तो पिछले 1 माह से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, पहले कहा जाता था कि ये गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन है, नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था अपोजिशन, मैं कह रहा था अदम एतमाद आएगी। फिर लास्ट वीक तक सब दोस्तों का ख्याल था कि ये नाकाम हो जाएगी। मैं आपको तब भी कह रहा था कि इत्तेहादी सारे छोड़ जाएंगे और इमरान खान साहब तनहा खड़े नज़र आएंगे, और वही हुआ। अब अगर 10 लाख लोग इमरान खान ले भी आए डी चौक पे, मैं मान लेता हूँ, तो क्या उन्हें पाकिस्तान पर हक़ हुक्मरानी 10 लाख लोग लाने से मिल जाएगा? जो भी लाखों लोग डी चौक पे ले आएगा उसे हुक्मरानी का ताज पहना दिया जाएगा। ये जत्था लाने की कोशिश नहीं है। इस मुल्क का जो तर्जुमान है, वफाकी वजीर है, वो कहता है कि हम कौमी असम्बली का रास्ता रोक देंगे, जिसने जाना है इनमें से गुजर के जाए, जो खिलाफ वोट देने जाएगा उसे नहीं जाने दिए जाएंगे। ये पाकिस्तान का कौन सा चेहरा जो है वो दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है? क्यों नहीं OIC की समिट से पहले आपने वोटिंग कराई? क्यों एक कमज़ोर वज़ीर आज़म OIC में बैठे जिसके ऊपर अदम एतमाद है? दुनिया उससे क्या बात करेगी कि इसने पता नहीं 4 दिन बाद चले ही जाना है। जब हम यहाँ बैठे चारों एनालिस्ट कह रहे हैं मेरे से पहले कि हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर है, तो आने वाले वज़राए ख़ारजा को नहीं पता कि इनकी पोजीशन कमज़ोर है? इससे पहले वोटिंग करा लेनी चाहिए थी। 15, 16, 17 तारीख को प्रोसेस मुकम्मल करना चाहिए था, ताकि जो भी OIC में जाता वो एक पाकिस्तान की सही रिप्रेजेंटेशन के साथ जाके तो बैठता। आपने शौक में, खुशी में इसको लेट भी कर लिया, तो क्या पाकिस्तान की बड़ी नेकनामी कर ली आपने इसके ऊपर? और आप ये जो जलसे कर रहे हैं, ये नेकनामी कर रहे हैं, जो ज़ुबान बोल रहे हैं, इससे पाकिस्तान की बड़ी नेकनामी हो रही है। और क्या इसके नतीजे में जब दूसरे लोग लाएं तो वो जत्था प्रैक्टिस है, आप कर लें तो आपको जायज़ है? ये भी अजीब नैरेटिव है यहाँ पे पाकिस्तान में। 172 लोग, मैच कौमी असम्बली में है, आप खेलने कहीं और जा रहे हैं, असल ग्राउंड में से आपका राह फरार है। मैं समझता हूँ हुकूमत जो है अददी अक्सरियत खो गई है और अब सिर्फ जो है वो लिंगर ऑन करके उसका ख्याल है कि वो पाकिस्तान की आवाम को जो है वो डिफ्यूज कर लेगी और कोई नैरेटिव बिल्ड कर लेगी। माजी में भी ऐसी सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ठीक है, आपके ख्याल में माजी में भी ऐसी कोशिशें नाकाम हुई हैं? ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मौजूदा सियासी हालात में किसकी हिकमत अमली बेहतर नजर आ रही है। NBC अब से थोड़ी देर पहले BAP से मिलने पहुंचे हैं खान साहब। आपके ख्याल में खान साहब को पहले नहीं चले जाना चाहिए था पार्लियामेंट लॉजेस? असल में खान साहब जो है ना, वो इन बातों के आदी नहीं है। वो काले आदमी से मिलते मिलते नहीं है,
वो कहते हैं भाई ठीक है जहाँ हो वहीं पर रहो, लेकिन मजबूरी आ गई है। हम स्टूडेंट लाइफ में जब इलेक्शन लड़ते थे तो हम हॉस्टल जाया करते थे, कमरे कमरे जाते थे, नॉक करते थे दरवाज़ों पर, भाई साहब वोट दे देना। वही सूरत हाल बन रही है, मुझे लगता ही है। लेकिन एक बात जो जुनैरा ने कही वो मुझे बहुत दिनों से खटक रही है कि 10 लाख आदमी डी चौक में आप जमा करेंगे, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी कहा है हम भी 10 लाख ले आएंगे। अव्वल तो डी चौक में 10 लाख की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन ये पुरतशद्दुद हो सकता है सब कुछ, और ये इतना वायलेंट हो सकता है कि पॉसिबली जो कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मुमकिन है वोटिंग ना हो। तो आई एग्री कि अगर ऐसी सूरत बनती है कि बाहर फसाद हो रहा है, फायरिंग हो रही है, लाठी चार्ज और आंसू गैस चल रही, क्लैश हो रहा है, तो मुमकिन है वोटिंग ना हो सकता है। और प्लान भी शायद यही हो, क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पीटीआई वाले हर तरह से घबरा चुके हैं। अब देखें ना, फहमीदा मिर्जा से मिलने के लिए हाईएस्ट पॉसिबल रैंकिंग का डेलीगेशन गया है गुलाम मेहर से मिलने के लिए, इमरान खान साहब के साथ। इसी तरह अभी की खबर ये है कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी का मुआहदा सूबाई स्तर पर हो गया है। मतलब जो यहाँ मामला थे सिंध के वो तय हो गए कि लोकल बॉडीज वगैरह क्या होगा, नौकरियों के मसाइल क्या होंगे, वो तय हो गया है। ये एक बुरी खबर और होगी पीटीआई के लिए। और कल एमकेएम जाके मिल रही है शहबाज शरीफ से वफाक के बारे में, तो बहुत घेराव हुआ है, बड़ा घेराव हुआ है। लेकिन मुझे तशवीश उस 10+10 लाख पर है, 1+1 मिलियन पर है, 20 लाख लोगों पर, जो 1 लाख हो सकते हैं कि जहां क्लैश हो सकता है और फिर पार्लियामेंट के रास्ते बंद हो सकते हैं। अगर ये हुआ तो बड़ी सुबकी होगी पाकिस्तान की, बड़ा मजाक उड़ेगा पाकिस्तान का, और मुमकिन तौर पर जमहूरियत को ऐसा डेंट लगे जो नाकाबिल बर्दाश्त हो। जैनब साहब, ये जिस तरह से बात की जा रही है, पीटीआई ये कह रही है कि डी चौक पर जलसा करने के लिए वो जा रहे हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी कहा है कि वो भी अपने कारकुनों को ले आएंगे, जेयूआई भी यही कह रही है। इस सारी सूरत हाल में क्या मजीद खराबी नहीं आएगी इससे? मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई गलत आइडिया है कि आप लोगों को इकट्ठा करें। एक आईनी मसला है जिसको पार्लियामेंट में आपने हल करना है, उसका बाहर डी चौक से क्या ताल्लुक। ये बहुत बड़ा इंतशार फैलेगा और इससे बहुत ही बुरी सिचुएशन बन सकती है। और मेरा ख्याल है कि सब जमातों को इंक्लूडिंग दी रूलिंग पार्टी, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये इंतशार फैलाने का बहुत बड़ा जरिया बन सकती है ये चीज, तो इससे बचना चाहिए। रही बात ये कि अगर 23 मार्च से पहले ये करने का किया जाता तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी इंस्टेबिलिटी मुल्क में रहती। और इन एनी केस पर्ची वाले लीडरों से बहुत बेहतर है ये आदमी, अगर आप इंटरनेशनली प्रेजेंट करना हो तो मेरा ख्याल है मुल्क के वकार के लिए तो ये इसी का प्रेजेंट करना बेहतर था। क्योंकि जितना इस्लाम के बारे में बाहर इस्लामफोबिया के लिए जिस तरह की इसने जंग लड़ी है, या जितना इमरान खान ने इस महाज पे काम किया है, वो किसी और ने नहीं किया। और इन एनी केस बाकी जो इतने अरसे से लोग बैठे हैं, उनको बाहर की दुनिया तो सब कुछ जानती है, उनकी अंदरूनी हालात जानती है, उनकी एक एक जायदाद का उनको बाहर पता है, उनकी कोई चोरी उनसे छुपी नहीं हुई, तो उनकी इज्जत है क्या जो हमारे मुल्क की इज्जत कराएं। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद किसी ने बेहतर सोचा कि 23 वाला किस्सा खत्म हो जाए तो उसके बाद ही आप ये तब्दीली वगैरह का करें, अगर तब्दीली होती है तो कम से कम ये है कि कुछ वकार रह जाएगा अगर ये आदमी मौजूद रहा। ठीक, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आप शुरू से ही ये कहते आए हैं कि तहरीक अदम एतमाद आएगी और लाजमी आएगी। आपके ख्याल में क्या हुकूमत का खात्मा मुल्की मसाइल का हल है? देखिए, आइन, ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको आइनी तरीके से निकालने की कोशिश हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान में 70 साल में वज़ीर आज़म को गैर आइनी तरीके से ही निकाला गया है। और अगर कोई आइनी तरीके से कोशिश हो रही है तो उसकी हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सबक देना चाहिए कि आइन के ज़रिए ही सब काम होने चाहिए। आइन ही पाकिस्तान की सरबुलंदी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सालमियत का ज़ामिन है, और हमें इस आइन पर चलने की आदत होनी चाहिए। अदम एतमाद एक आइनी रास्ता है जिसकी मुखालफत नहीं की जा सकती,
उस अदम एतमाद के नतीजे में जो भी पाकिस्तान में तब्दीली आएगी वो एक आइनी तब्दीली होगी जिसकी भी मुखालफत नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आइन के ज़रिए हो रहा है ये कोई किसी जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए, किसी मार्शल लॉ के ज़रिए, किसी और तरीके से तो नहीं वज़ीर आज़म को निकालने की कोशिश हो रही, कोई थर्ड फोर्स को तो नहीं इस्तेमाल हुआ जा रहा। ये एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, फेयर गेम है। अगर आपके पास कौमी असम्बली में नंबर हैं, आप ज़रूर हुकूमत करें इस पाकिस्तान पर, आपका हक़ हुक्मरानी है। आपका खूबसूरत होना, आपकी अच्छी तकरीर करने का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ताल्लुक़ इस बात से है कि आप पाकिस्तान के आवाम कौमी असम्बली का एतमाद रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको हक़ हुक्मरानी नहीं है, अगर आप रखते हैं तो आपको हक़ हुक्मरानी है। आइन बहुत वाज़ेह है। अगर किसी को उनकी शक्ल पसंद है, किसी को उनकी और चीज़ें पसंद हैं तो वो और बात है। हमने तो आइन पर चलना है और आइन की रूह से बात करनी है। आइन की रूह से यही था कि ये 23 मार्च से पहले होना चाहिए था। वही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है जिसके तहत पास कौमी असम्बली की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद हो। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो तूल पकड़ता ही चला जा रहा है। सूरत हाल में अभी तक क्लैरिटी क्यों नहीं आ पा रही है? पहले तो आई वांट टू मेक अ करेक्शन हेयर कि मैंने ये नहीं कहा, अभी कहा गया कि सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, सो मिस कोट मत करें प्लीज़। आई प्रेफर कि मैं उसके ऊपर तबसरा करूं बजाय इसके कि मैं साइड लूं। तो मेरा ख्याल है कि 50-50 का चांस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें और इस पे बात करें, जिस तरह मोहतरम NBC भी कर रहे हैं, जनरल अमजद भी कर रहे हैं, नसीम सिद्दीकी भी कर रहे हैं कि इन चीज़ों के मुल्क पे क्या असरात होंगे। 2 घंटे की तकरीर किसी के ऑब्सेशन में आके मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। देखिए, ये मामला तूल पकड़ रहा है और इसमें मेरे ख्याल है गलती अब आके जो आज की सिचुएशन क्रिएट हुई है वो PTI की है। गवर्नमेंट में होते हुए उनको मैच्योर बिहेव करने की ज़रूरत है। ये किस किस्म की धमकी है कि हम लोग चाहे 10 लाख हों चाहे 10 हों, हम D चौक में इकट्ठे कर लेंगे और लोगों को वहीं से गुजर के जाना पड़ेगा। आप सोबर प्ले करें। अगर आपके ओपोनेंट्स हॉर्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ये हो रहा है, मार्केट की कौन सी चीज़ है फ्रॉम इंटरनेशनल प्रॉपर्टी टू बिटकॉइंस जो इस वक्त ऑफर नहीं हो रही, वो टीवी पे करने वाली बातें नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अगर वो लोग ये सब कर रहे हैं, फ्लोर क्रॉसिंग भी हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है, तो आप लोग ही कुछ अकल कर लें, हो लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा आपको अपोजिशन में कल को बैठना पड़ जाएगा, तो इसी तरह मुल्क आगे चलते हैं। और अपोजिशन में बैठे हुए लोग भी बहुत पिवटल रोल प्ले करते हैं नेशन बिल्डिंग में। वो कोई बिल्कुल सिर्फ इसलिए नहीं बैठे होते कि उनकी दिहाड़ी नहीं लगी हुई, जो कि गवर्नमेंट के लोगों की लगी हुई होती है। तो पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। किसी एक पार्टी के साथ खड़े होकर इस हद तक डट जाना कि आप कहें कि अब तो पता नहीं कौन से वो ममालिक है जिनके सफ़ीर यहाँ पे आ रहे हैं, उनको तो आना ही नहीं चाहिए। आप क्यों सबताज करना चाहते हैं अपने मुल्क को हर लिहाज से? मैं समझती हूँ कि बहुत ठीक है, आईनी को इसका हल निकलना चाहिए, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पाकिस्तान के वकार का मामला है, ये तमाशा दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। और इसको हैंडल करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो जो अपना रोल प्ले कर सकता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है, आपके ख्याल में इस जोड़ तोड़ के नताइज क्या निकलेंगे? शाइस्ता, देखें, बड़ी आइन और कानून की बातें हो रही हैं कि आइन के ज़रिए ये होना चाहिए, आइन में ये लिखा हुआ है। किसने? यहाँ सारे मतलब परस्त लोग हैं, अपने अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। जिनके 5-4 सीटें हैं वो कहते हैं मुझे वज़ीर आला बना दो, जिनके ऊपर करप्शन के इतने इल्ज़ाम हैं, कोर्ट में जाते हैं तो वो लाठी टेक के जाते हैं और ट्रकों के ऊपर वो नारे लगाते फिर रहे होते हैं। इस मुल्क में क्या है, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। क्या हुआ था जब जरदारी साहब आए थे? जरदारी साहब ने यही शहबाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत थी और गवर्नर राज लगा दिया था। ये इतने मुल्क के खैर ख्वाह हैं। और जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो नवाज शरीफ साहब कोर्ट पहन के जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये मुकमका सिर्फ अपने मफादात के लिए, कोई पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहता। अगर 22 मार्च को OIC का इजलास जो PTI गवर्नमेंट ने बुलाया हो जाएगा तो क्या हरज हो जाएगा? पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हो रही है ना, कहते हैं नहीं वो भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इमरान खान से दुश्मनी में इतने आगे निकल जाते हैं कि मुल्क
का भी सोचना जो है वो छोड़ देते हैं, आराम से OIC हो जाएगी। अभी कौन कहता है कि अदम एतमाद कामयाबी हो जाएगी? अदम एतमाद की जो है वो नाकाम भी हो सकती है। तो दूसरे मुल्क वालों पे ये बावर कराना कि ये तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा वीक है, भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है और पाकिस्तान का कुछ अच्छा नाम बन रहा है तो उसको बनने दें। ये भाग दौड़, ये मफाद की सियासत तो चलती जाएगी। कल को MQM पीपल्स पार्टी को गालियां देती थी। पीपल्स पार्टी जो सूबाई असेंबली है उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा MQM के बारे में पिछले दिनों, लेकिन वही है कि अपने मफादात के लिए सब इकट्ठे हो रहे, कोई आईनी कोई कानूनी जंग नहीं है। ठीक, मुजम्मिल साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। देखें, कुछ लोगों को कोई आइन पर यकीन नहीं है, वो और बात है, लेकिन सवाल ये है कि जिनको कल तक पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उन्हें स्पीकर बनाते हुए उन्हें बहुत इज्जत और फख्र महसूस हुआ। जिनको भत्ताखोर जमात कहते थे, उनके साथ शराकत इक़्तिदार बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो बहुत मज़े थे। ये चंद वोटों से ही तो हुकूमत कायम थी। तो भाई जिन चंद वोटों का ताना दिया जा रहा है, इन चंद वोटों पर तो हक़ हुक्मरानी था। पहले दिन कहते हैं हमारे पास मैंडेट नहीं है, इलेक्शन में जाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। कुछ लोग इस मुल्क में आइन का मजाक उड़ाना एक बड़ा फन समझते हैं। अगर आइन का मजाक उड़ाना तो फिर आमरीत है। वो एक आमिर आया था, उसने कहा था मैंने फाड़ के फेंक दिया, एक ने पांव तले रोन दिया। आप कहते हैं ये आइन और कानून की कोई जरूरत ही नहीं है, इसका कोई इसकी पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। गैर जमहूरी रवैये ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जी जुनैरा, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड प्लैटिट्यूड। एक ही बात को इतनी दफ़ा कहें कि वो सच लगने लगे। कोई इस प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कह रहा कि आइन मुकद्दम नहीं है। सारे आइन की ही बात कर रहे हैं, सारे मुल्क की बेहतरी की ही बात कर रहे हैं। सिर्फ इश्तिआल अंगेज़ी से या लफाजी से अगर कोई समझता है कि वो गुफ्तगू का रुख मोड़ देगा या किसी को टेंट कर देगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, जनरल साहब देखिए, जो नसीम सदीकी साहब ने बात की है, आपकी बात का जवाब नहीं दिया मैंने। नसीम सदीकी साहब की बात का जवाब दिया। जी जनरल साहब, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है नसीम सदीकी साहब की। अगर कल इमरान खान ने किसी को बना दिया, स्पीकर लगा दिया, तो दूसरे कौन से असूल परस्त हैं जो उसको आज चीफ मिनिस्टरशिप वापस कर रहे हैं? बात हम ये कर रहे हैं कि कोई आइन को कोई नहीं इनमें से देख रहा। ये सारे भूखे भेड़ियों की तरह मर रहे हैं उस इक़्तिदार के लिए। यस, और उसके लिए हर असूल को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने, मैं आज गिनवा दूं, नवाज शरीफ ने अपने टेन्योर में कभी कोई आईनी काम नहीं किया, लेकिन आप सुन लीजिए मुजम्मिल साहब के मुंह से कभी उनके खिलाफ को बात निकला। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना जो अब आइन में लिखा हुआ था, जस्टिस करीम को टेलीफोन करके कहना लोग बैठे हैं, उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई नाहल उसको नजदीक नहीं आने देना चाहिए, आपके इस सिस्टम के करीब नहीं आने देना चाहिए। जितना डैमेजिंग हो सकता है, चले गए, उनकी क्या बात करें? जो आज हुक्मरान है उसकी बात करें। आज के हुक्मरान को सेव करने के लिए पिछले हुक्मरानों का दावा न करें। लंदन जाके आप मिलके आए आज के हुक्मरानों को सेव करने के लिए पिछले हुक्मरानों की बात कर रहे हैं कि आड़ न ली जाए, आज के हुक्मरानों की बात की जाए। जो आज हुक्मरान है वो आज का जवाब दे है। ठीक है, मैं आज का ही दे रहा हूँ। माजी की बात माजी में रह गई। लंदन में जाके जिसको जाके घुटने हाथ लगा के वो उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज की बात मुकम्मल होने दें। ठीक है, ठीक है, यानी लुब्बे लबाब यही है कि सब अपने मफाद को मद्देनजर रखे हुए हैं और सामने रखे हुए हैं। तुम जाके पेशी भुगत के आए हो जिसके पास लंदन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको तो आज भी आप मानते हो। पॉइंट आ गया, पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है। चलिए, आप सबका पॉइंट आ गया है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफिजाबाद में जलसे से खिताब किया, जिसके दौरान उन्होंने महंगाई की वजह से हुकूमत पर तनकीद का जवाब दिया। अब सवाल यह है कि क्या टमाटर और आलू की कीमत का पता रखना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियों में शामिल है? NBC। हाँ बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था जब ये इमरान खान हुआ करते थे, तब कहा था कि ये बुनियादी जिम्मेदारी है हर वज़ीर आज़म की कि वो खुर्दनी अशिया की कीमतों को काबू में रखे, और नहीं रखे तो चोर है, वो डाकू है जी। और साथ ही साथ ये भी कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है तो फिर क्या काम है? क्या काम किया उन्होंने अब तक? कौन सा तीर मार लिया है उन्होंने? कौन से एटम बम छुड़वा दिए? कौन सा कश्मीर को वापस ले लिया? ठीक है, बता दें, ये बता दें। सही। जनरल साहब,
देखिए मसला आलू मटर का नहीं होता, मसला होता है ओवरऑल महंगाई का, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। और वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, जिसकी भी हुकूमत हो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इकोनॉमी को चलाने के लिए ये इंश्योर करे कि वो अवाम के लिए मसाइल पैदा न करे, और उसमें महंगाई सबसे बड़ा मसला है। तो उसमें आलू आए, मटर आए या कोई भी चीज आए, महंगाई से अवाम की कमर टूटती है, उसको बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी जुनैरा, मेरा ख्याल है जिस तरह जोश खिताबत में कांपे टांग जाती हैं, ये उस तरह की बात है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इकोनॉमी इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जोश खिताबत में कह गए हैं, बट ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि जब आपने इकॉनमी को कंट्रोल करना है, आप कहते हैं महंगाई होती है तो चोर होता है वज़ीर आज़म, पेट्रोल बढ़ता है तो उसका रीज़न वज़ीर आज़म करप्ट होता है। जब ये सारी, हाँ ठीक है, आलू और टमाटर की वज़ीर आज़म ने बाज़ार में जाके कीमत नहीं पूछनी कि आजकल क्या कीमत है, उन्होंने सिस्टम इस तरह का लेके आना है कि लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनको मुनासिब कीमतें पर मिले। तो बिल्कुल ये हुकूमत की और वज़ीर आज़म की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, देखें आज डॉलर ने अपनी हाईएस्ट पीक टच किया है, 179 से ऊपर गया है पाकिस्तान की तारीख में। जैसे जैसे इमरान खान जलसे करते हैं वैसे वैसे डॉलर ऊपर जा रहा है। और ये देखने की बात है कि वो कहते होते थे कि अगर ₹1 की कदर कम हो तो वज़ीर आज़म चोर है। उनके 3.5 साल दौर में रुपए की कदर में कितने रुपए कमी हुई है, उतनी दर्जा चोरी वज़ीर आज़म के खाते में ज़रूर लिखी जानी चाहिए। ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि आवाम की खुशहाली, आवाम को अशिया सर्फ, कल को कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो जाएगी, ये इंपोर्ट नहीं करेंगे, लोग भूख से मर रहे होंगे, कहेंगे मेरी तो जिम्मेदारी नहीं थी, मैं तो कौम बनाने आया था। अच्छा अगर आटा चीनी कम हो गई है तो ये मेरा काम है बाहर से इंपोर्ट करना? भाई आप ही का काम है और किसी का काम नहीं है। अगर ये आपका काम नहीं है तो आपके पास हक़ हुक्मरानी भी नहीं। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय। और जब यही सवाल हमने सोशल मीडिया के सारफीन के सामने रखा कि क्या टमाटर और आलू की कीमत का पता रखना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियों में शामिल है, तो 66% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ, टमाटर और आलू की कीमत का पता रखना जो है वो वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियों में शामिल है, जबकि 34% लोगों का मानना यह है कि जी नहीं, ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।